भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। सदन में सुबह होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर कांग्रेस ने जारी किया वेतन। उत्तराखंड 5 लाख रुपए की मदद, सुरक्षा पर सवाल, जाने कैसे हुआ मनसा देवी मंदिर में इतना बड़ा हादसा। एक देश एक जांच, गांव से मेडिकल कॉलेज तक के लिए सरकार ने तय की मेडिकल टेस्ट की सुविधा। चोल साम्राज्य का इतिहास भारत के सामर्थ्य का प्रतीक, हमारी सरकार उन्हीं के विचारों को बढ़ा रही, पीएम मोदी। मातोश्री में उद्धव और राज की मुलाकात कितनी खास, बीजेपी या शिंदे किसकी बढ़ेगी मुश्किलें, समझे मायने। 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाएगा, टीसीएस, एआई या कुछ और है कारण, जानिए। शालीमार बाग में 15 दिन में टूटेंगी झुग्गियां, सीएम बोली पात्रों को मिलेगा मकान, 700 करोड़ का बजट आवंटित। सरकार निकम्मी होती है, चलती गाड़ी को पंचर करने में माहिर, नितिन गडकरी ने क्यों कहा ऐसा। यह कदम हमारी प्रतिबद्धता को, सरकार की योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। एआई से लेकर अंतरिक्ष तक मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, जाने। इस्लामिक स्टेट समर्थित विद्रोहियों ने पूर्वी कांगो के चर्च पर किया आतंकवादी हमला, 35 लोगों की मौत। आटा चीनी डिब्बा बंद खाना, गाजा में अस्थायी युद्ध विराम पर मान गए नेतन्याहू, पहुंचाई गई सहायता सामग्री। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीजफायर को लेकर बनी सहमति, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का दाव आया काम। गिल, जडेजा और सुंदर के शतकों ने भारत को पारी की हार के संकट से निकाला, चौथा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त। कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कमीर वाहिया ने दी जन्मदिन की बधाई, शेयर की अनदेखी तस्वीर। चलिए विस्तार से जानते हैं। पहले सप्ताह में कामकाज पूरी होने के बाद संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोमवार से पहलगाम आतंकी हमला और उसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष की तरफ से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक नेता विपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को बोलेंगे। दोनों सदनों में 16-16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस ने अगले 3 दिनों के लिए अपनी पार्टी के लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे सदन में मौजूद रहें। कांग्रेस की ओर से सोमवार को प्रियंका गांधी भी चर्चा में हिस्सा लेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान कांग्रेस खुफिया तंत्र की नाकामी का मुद्दा उठाएगी, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर पीएम मोदी से जवाब मांगेगी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिलाएगी। हालांकि नजरें इस बात पर हैं कि क्या कांग्रेस शशि थरूर को बोलने का मौका देगी, जिसकी संभावना बेहद कम है। थरूर ने बीते दिनों में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ और सीजफायर को लेकर मोदी सरकार का बचाव किया है। राज्यसभा का रण। दूसरी तरफ राज्यसभा में पहलगाम सिंदूर पर चर्चा मंगलवार से शुरू होगी। ऐसे में सोमवार को उच्च सदन में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स, संसदीय दलों के नेता की बैठक होगी। इसके बाद एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करेंगे। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सांसद बीते हफ्ते मंगलवार से शुक्रवार तक रोजाना सदनों के अंदर और बाहर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। कांग्रेस की युवा इकाई यूथ कांग्रेस ने भी सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। उत्तराखंड स्थित मनसा देवी ट्रस्ट मंदिर रविवार को फिर से खोल दिया गया है। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि हादसा बिजली का तार टूटने की अफवाह के चलते हुआ है।
उनका कहना था कि भगदड़ मंदिर के अंदर किसी को फिसलकर गिरने की वजह से मची है। रविवार को सुबह हरिद्वार में स्थित इस मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग इसमें घायल हैं। मृतकों में 4 उत्तर प्रदेश, 1 बिहार और 1 उत्तराखंड का निवासी है। करंट लगने की घटना नहीं। महंत रविंद्र पुरी ने कहा, ये बिजली का करंट लगने की घटना नहीं है और ऐसा होने के कोई संकेत नहीं है। हम पीड़ित परिवारों की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि ये घटना तब हुई जब ये भारी भीड़ जमा हुई थी। पुलिस को जानकारी दी गई थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन फिर भी भीड़ आ गई और कोई फिसल गया, जिसके कारण ये पूरी घटना घटी। उन्होंने आगे बताया, मनसा देवी मंदिर तक जाने के 3 रास्ते हैं, रोपवे, गाड़ियों का रास्ता और हर की पौड़ी से सीधा एक पुराना। यहाँ भारी भीड़ जमा होने के कारण पुलिस को सूचित किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन फिर भी भीड़ ऊपर आ गई और एक व्यक्ति फिसल गया, जिसके कारण ये पूरी घटना घटी। एम्स ऋषिकेश में घायलों का इलाज। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 23 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जिला अस्पताल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। घायलों का इलाज चल रहा है और कुछ को एक्स ऋषिकेश रेफरल किया गया है। सरकार के अनुसार उनकी प्राथमिकता है घायलों को अच्छा इलाज मुहैया कराने की, ताकि वो जल्द ठीक हो जाएं। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की गई है। दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट को घटना की मजिस्ट्रेटी जांच करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सीएमओ ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की जा रही है। सीएम धामी ने कहा, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें मनसा देवी मंदिर में एक अफवाह के कारण मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और बचाव अभियान जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। क्या बोले डीएम? इसी बीच उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने कहा, गंभीर रूप से घायल 14 लोगों को एम्स ऋषिकेश में रेफर कर दिया गया है और बाकी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने उनसे मुलाकात की है और वो ठीक है। सरकार पीड़ितों को पूरी मदद दे रही है। विस्तृत जांच होने तक कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। वहीं हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने कहा, हमें तस्वीरों और वीडियो के जरिए पता चला है कि किसी ने बिजली का तार टूटने की अफवाह फैलाई थी। घायलों या मृतकों को देखते हुए हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। हम जांच करेंगे कि अफवाह किसने फैलाई। यूपी के सीएम ने जताया शोक। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने हरिद्वार स्थित श्री मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और मन को व्यथित करने वाला कहा है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। अधिकारियों को उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना में कालकवलित हुए उत्तर प्रदेश के नागरिकों के पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद पहुंचाकर परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, इस दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मृतक को परिवार को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि इस दुखद घटना के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख तथा घायलों को 1-1 लाख रुपए मनसा देवी ट्रस्ट की तरफ से दिए जाएंगे। मृतक के परिजनों और घायलों को उनके घर तक ले जाने के लिए ट्रस्ट की तरफ से वाहन का इंतजाम किया जाएगा। अब अगर कोई रोगी सुदूर गाँव के उप स्वास्थ्य केंद्र में खांसी बुखार लेकर जाए या किसी जिला अस्पताल में कैंसर की आशंका लेकर पहुँचता है तो डॉक्टर को यह तय करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन सी जांच वहां उपलब्ध होनी चाहिए। मरीज को यह अधिकार होगा कि उसकी जरूरी जांच उसी स्तर पर की जाए। बीमारी की शुरुआती पहचान और सटीक इलाज के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने राष्ट्रीय आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची NADL 2025 का दूसरा संस्करण भी जारी कर दिया है, जिसके तहत एक देश एक चिकित्सा जांच को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी साल जनवरी में ICMR ने इस सूची का पहला संस्करण जारी किया, जिसमें संशोधन के बाद नई सूची जारी की है।
आईसीएमआर का कहना है कि ये सूची अब भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के चारों स्तर स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के लिए जांच का खाका तय करेगी, जिसका उद्देश्य चिकित्सा निदान के अंतर को कम करना है ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य पूरा हो सके। आईसीएमआर की ये सूची भारत में पहली बार एक ऐसा स्तरीकृत ढांचा प्रस्तुत करती है जिसमें 157 प्रयोगशाला जांचें और 29 इमेजिंग जांचें शामिल हैं। अभी तक देश में पहले जांच सेवाओं को लेकर कोई एकीकृत नीति नहीं थी। एक ही बीमारी के लिए अलग अलग राज्यों में अलग स्तरों पर जांचें होती थी। इससे न केवल भ्रम होता था बल्कि लाखों मरीज जांच से वंचित भी रह जाते थे। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि ये सूची डॉक्टरों के लिए एक दिशा निर्देश की तरह है और मरीजों के लिए अधिकार का दस्तावेज भी है। अगर कोई जांच उस स्तर पर सूचीबद्ध है तो मरीज को मना नहीं किया जा सकता है। चिकित्सा जांच को 11 बीमारियों के ग्रुप में बांटा। नई सूची के तहत चिकित्सा जांच को 11 बीमारी समूहों में बांटा गया है, जिनमें संक्रामक रोग, एनसीडी, पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और डेंगू, चिकनगुनिया जैसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग शामिल हैं। पहली बार किशोर, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग अलग जांच सुझाव शामिल किए गए हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं और नवजातों की जांच की प्राथमिकता सूची बनाई गई है। इसके अलावा इस सूची को फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव FDI से जोड़ा है, जिसका मतलब है कि मरीजों की ये जांचें मुफ्त मिल सकेंगी। हर राज्य इसलिए करेगा पालन। भारत में स्वास्थ्य विषम राज्य के अधीन आता है। केंद्रीय स्तर पर किए गए स्वास्थ्य फैसले कई राज्यों में राजनीतिक कारणों के चलते लागू नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सरकार ने आईसीएमआर की इस सूची को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के साथ जोड़ा है, जिसमें राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन देने से पहले इस सूची को अपनाने के सबूत पेश करने होंगे। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में पहले ही आवश्यक जांच सूची बनाई गई है, लेकिन अब यह सूची एक राष्ट्रीय मानक के तौर पर काम करेगी। गांव से लेकर जिला अस्पताल तक में सुविधा नई सूची के अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्रों पर हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, LFT, थायराइड प्रोफाइल और पैथोलॉजी माइक्रोस्कोपी, मलेरिया डेंगू रैपिड टेस्ट की सुविधा मिलेगी। पहली बार गांव में रैपिड टेस्ट सुविधा दी जा रही है, जो रोगी के शरीर में संक्रमित होने के बाद विकसित एंटीबॉडी का पता लगाती है। इस जांच का चिकित्सा इलाज पर असर नहीं है, लेकिन आबादी में बीमारी कितनी फैली है इसका पता जरूर लगाया जा सकता है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लड शुगर, थायराइड, लीवर फंक्शन, HIV, TB की जांच होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, बेसिक कैंसर स्क्रीनिंग और जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन, MRI, बायोप्सी, जेनेटिक टेस्ट और एडवांस कैंसर मार्कर जैसी चिकित्सा जांच भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवंथरई उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चोल राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। ये भी एक संयोग है कि मैं शनिवार को ही मालदीव से लौटा हूँ और अभी तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ। चोल वंश के महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम में भजन प्रस्तुति की गई, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी भाव विभोर हो गए। पीएम मोदी बोले, ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं काशी का सांसद हूँ और जब मैं ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिव दर्शन की अद्भुत ऊर्जा, श्री इलैयाराज की संगीत और मंत्रोच्चार, यह आध्यात्मिक अनुभव मन को भाव विभोर कर देता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 साल के ऐतिहासिक अवसर पर सावन के पवित्र महीने में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में पूजा करने का सौभाग्य मिला है। मैंने इस मंदिर में देश भर के 140 करोड़ लोगों के कल्याण और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। भगवान शिव का आशीर्वाद सभी को मिले, यही मेरी कामना है। इस दौरान पीएम मोदी ने हर हर महादेव का जयकारा भी लगाया। सांस्कृतिक मंत्रालय की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विभाग ने यहाँ अद्भुत प्रदर्शनी लगाई है। ये ज्ञानवर्धक और प्रेरक है। हमें गर्व होता है कि 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किस तरह मानव कल्याण को लेकर दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल का उल्लेख किया
उन्होंने कहा, जब देश की नई संसद का लोकार्पण हुआ तो हमारे शिव आदिनम के संतों ने उस ऐतिहासिक आयोजन का आध्यात्मिक नेतृत्व किया था। तमिल संस्कृति से जुड़े सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया। मैं आज भी उस पल को याद करता हूं तो गौरव से भर जाता हूं। उन्होंने कहा कि चोल साम्राज्य का इतिहास और उसकी विरासत भारत के वास्तविक सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत के सपनों की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चोल राजाओं ने भारत को सांस्कृतिक एकता में पिरोया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज हमारी सरकार चोल युग के उन्हीं विचारों को आगे बढ़ा रही है। काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजनों के माध्यम से हम एकता के सदियों पुराने सूत्रों को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर राज ठाकरे बधाई देने के लिए मातोश्री पहुंचे। राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से 13 सालों के बाद मातोश्री पहुंचे हैं। हम जब तक इसे भाइयों की मुलाकात के तौर पर देखते हैं तो ये सामान्य है, लेकिन जब हम उद्धव ठाकरे को शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख के रूप में देखते हैं तो कई राजनीतिक दलों की नींद उड़ जाती है। खासतौर पर बीएमसी चुनाव से पहले दोनों के बीच गठबंधन की अटकलों ने कई दलों के धड़कनों को बढ़ा दिया था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक एक राजनीतिक दलों के मुखिया हैं। दोनों 20 सालों से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। राज ठाकरे 2012 में बाला साहेब ठाकरे के निधन के वक्त मातोश्री गए थे और उन्हें उस वक्त काफी तनाव का सामना करना पड़ा था। शिव सैनिक राज ठाकरे को देखकर भड़क गए थे और उनके सामने नारेबाजी की गई थी। और इससे पहले उद्धव ठाकरे के सीने में दर्द के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त बाला साहेब ने घबराकर उन्हें फोन किया था और मदद मांगी थी। तब राज ठाकरे लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उद्धव ठाकरे की एंजियोग्राफी हुई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राज ठाकरे ने कार को खुद ड्राइव किया था और उद्धव ठाकरे को घर तक पहुंचाया था। निकाले जा रहे हैं राजनीतिक मायने। 2012 के बाद सार्वजनिक तौर पर यह पहली बार है जब राज ठाकरे मातोश्री गए हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही दो राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे हैं और एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में उनके मातोश्री जाने के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों 5 जुलाई को हिंदी विरोध को लेकर भी एक साथ आए थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि साथ आए हैं साथ रहने के लिए। तभी से दोनों के बीच राजनीतिक गठबंधन के कियास लग रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जा रहा है। नासिक में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में राज ठाकरे ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि राजनीतिक गठबंधन होगा। ये कहना जल्दबाजी होगी, मिलकर करेंगे बीएमसी चुनाव। अब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे हैं और दोनों भाई करीब आ रहे हैं। ऐसे में सियासी अटकलें तेज हैं और क्यास लग रहे हैं कि यह करीबी सियासी करीबी में भी बदल सकती है। साथ ही हो सकता है कि बीएमसी चुनावों को लेकर दोनों के बीच गठजोड़ आ जाए और दोनों मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़े। ऐसे में सवाल होता है कि क्या इसका भाजपा को सियासी नुकसान होगा? मराठी वोट एक साथ आते हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के वोटर एक साथ आते हैं, तो इसका चुनावी गणित पर किस तरह से असर पड़ेगा और इसमें एकनाथ शिंदे का क्या होगा? भारत की आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2026 में अपने कर्मचारियों की संख्या 2% की कटौती करने की योजना का खुलासा किया है, जिसका असर मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन पर पड़ेगा। टीसीएस ने एडवांस तकनीकों को अपनाकर और एआई को इंटीग्रेट करके नए बाजारों में विस्तार करते हुए कर्मचारियों को फिर से ट्रेनिंग देने और रिस्ट्रक्चरिंग जना की घोषणा की है। कंपनी ने इस पर क्या कहा? इस बदलाव के तहत करीब 12,200 पदों को खत्म किया जाएगा। कंपनी ने कहा, यह बदलाव पूरी सावधानी से योजनाबद्ध किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारे ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई असर न पड़े। कंपनी ने आगे कहा, हम समझते हैं कि यह हमारे सहयोगियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है जिसके प्रभावित होने की संभावना है। हम उनकी सेवा के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और नए अवसरों की ओर बढ़ने के लिए उन्हें उचित लाभ, अकाउंटेंट्स परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। भारत का $283 अरब और आईटी उद्योग मुश्किलों का सामना कर रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राहक की कम मांग, लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति और अमेरिकी व्यापार नीतियों को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण गैर जरूरी तकनीकी खर्च में कटौती कर रहे हैं। सीईओ ने कही ये बात।
टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने रविवार को एक इंटरव्यू में माना कि टेक्नोलॉजी और बिजनेस ऑपरेशंस में होने वाले बदलाव इसकी वजह है। उन्होंने कहा, हम नई तकनीकों, खासकर एआई और ऑपरेटिंग मॉडल चेंजेस में बदलाव पर जोर दे रहे हैं। काम करने के तरीके बदल रहे हैं। हमें भविष्य के लिए तैयार और चुस्त दुरुस्त रहने की जरूरत है। हम बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य के लिए जरूरी मूल्यांकन कौशल कर रहे हैं। नेसेंट ने जताई चिंता। आईटी स्टाफ बॉडी ने टीसीएस के प्लांट ले ऑफ चिंता पर जताई है। नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सीनेट NITCS ने इस पर चिंता जताई है। इसके अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा कि इस तरह की सामूहिक छंटनी कर्मचारियों के बीच व्यापक अनिश्चितता पैदा करती है, साथ ही गंभीर नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े करती है, खासकर जब इसे पर्यटक पारदर्शिता और औचित्य के बिना अंजाम दिया जाता है। NITCS ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से इसमें तुरंत हस्तक्षेप करने और TCS से सफाई मांगने की अपील की है। संगठन की तरफ से कहा गया है, हम ये भी मांग करते हैं कि कंपनी श्रम कानूनों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करे, जिसमें कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों से परामर्श भी शामिल हो। अनुकूल या व्यवसायिक पुनर्गठन के नाम पर बड़े पैमाने पर छंटनी एक डिफॉल्ट रणनीति नहीं बन सकती। आईटी उद्योग को निष्पक्षता और वरुणता बनाए रखनी चाहिए। दिल्ली के शालीमार बाग में रेलवे फाटक के पास बनी झुग्गियों को 15 दिनों में हटाने का नोटिस मिला है। इस नोटिस के मिलने के बाद से वहां रहने वाले लोगों में भय का माहौल है। सभी को अपना घर टूटने का डर सता रहा है। इसी बीच रविवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहां पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से कहा कि वो उस मुद्दे पर रेलवे से बात करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में झुग्गी पुनर्विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। झुग्गी हटेंगी तो पात्रों को मकान मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को अपने विधानसभा में पड़ते रेलवे फाटक वाली झुग्गियों में पहुंची। इन झुग्गियों वाली रेलवे की तरफ से 15 दिन के भीतर झुग्गी खाली करने का नोटिस मिला है, जिससे झुग्गी वालों में खासी नाराजगी और भय है। पात्र झुग्गी वालों को मकान देने की व्यवस्था सीएम। यहां पहुंचकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार ने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट निर्धारित किया है। अगर किसी वजह से झुग्गियों को हटाया जा रहा है तो पात्र झुग्गी वालों को मकान देने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे लोग सही मायने में देश की राजधानी के निवासी कहलाएं। झाड़ू वालों की बातों पर नहीं जाएं रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री ने झुग्गी वालों से यह भी आग्रह किया कि वे झाड़ू वालों की बातों में ना आए, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने झुग्गी वालों को मात्र वोटर समझा और वहां शराब पहुंचाई। अब जब हमारी सरकार उनके विकास की योजनाएं बना रही है तो ये झाड़ू वाले नेता झुग्गी वालों को भड़काने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आजादपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार के कारण झुग्गियों पर खतरा। मुख्यमंत्री रविवार सुबह शालीमार बाग स्थित फाटक वाले झुग्गी कैंप पहुंची। इस बस्ती को हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी किया है, क्योंकि ये झुग्गी बस्ती उसकी जमीन पर बसी हुई है। रेल विभाग आजादपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार कर रहा है। 2020 में किया गया था सर्वे। आपने रेलवे से बात तक नहीं की, रेखा गुप्ता। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि इस झुग्गी बस्ती को हटाने को लेकर वर्ष 2020 में सर्वे किया गया था। उस वक्त की आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया और न ही रेलवे से बात की, लेकिन हम लोग आपके लिए योजना बनाने में लग गए हैं ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। शालीमार बाग की झुग्गियों को लेकर रेलवे से बात करेंगी सीएम। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में विकास कार्यों को गति देने या अन्य वजहों से अगर झुग्गियों को हटाया जाएगा तो सरकार पात्र लोगों के पुनर्वास का रास्ता खोलेगी, ताकि वे भी दिल्ली के विकास से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में रेल मंत्रालय से बात करेंगी और यहाँ के झुग्गी वालों को मकान दिलाने की व्यवस्था करेंगी। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मुझे ये समझ आया कि सरकार बहुत निकम्मी होती है। कॉरपोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता। चलती गाड़ी को पंक्चर करने में एक्सपर्टिज्म इनके पास होता है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। नागपुर में स्टेडियम बनवाने की चाहत को लेकर उन्होंने जो रवैया देखा, उन्हीं अनुभवों के आधार पर वे ये सब बोल रहे थे। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम में फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं पर भी चोट किया।
उन्होंने कहा, सबको फोकस का कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता फोकट में कुछ भी, ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी। दरअसल केंद्रीय मंत्री नागपुर में स्टेडियम बनवाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी सुस्ती के चलते उन्हें अपनी निराशा और भड़ास निकालनी पड़ी। गडकरी ने कहा, मैं नागपुर में खेलों के लिए 300 स्टेडियम बनाना चाहता हूं, लेकिन अपने 4 साल के कैरियर में मैंने महसूस किया है कि सरकार निकम्मी होती है। ये एनआईटी, निगम वगैरह के भरोसे कोई काम नहीं होता। उन्हें चलती गाड़ी को पंक्चर कर देने में महारत होती है। नितिन गडकरी के इन शब्दों के साथ अपनी नाराजगी जताई। राजनीति एक फ्री मार्केट है। नितिन गडकरी ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, दुबई से एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि मैं दुबई में एक खेल स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, इसे कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने कहा, मैं 15 साल का टेंडर दूंगा, हम लाइट, पानी की व्यवस्था, कपड़े बदलने की व्यवस्था करेंगे और फिर वो मेंटेनेंस करेंगे, और जो बच्चा खेलने आएगा उससे वो 500 या 1000 रुपए फीस लेंगे। गडकरी ने आगे कहा, किसी को फोकट में कुछ भी नहीं देना चाहिए। मैं राजनीति में हूँ, यहाँ सब कुछ मुफ्त है, ऐसी सोच ही है। मुझे सब कुछ मुफ्त चाहिए, मैं मुफ्त में नहीं देख सकता। ताकि हम अच्छा जीवन जी सके, हमें इस बात का इंतजाम करना चाहिए कि हम 75 से 80 साल की उम्र तक कैसे अच्छा जीवन जी सके। जब हमारे अच्छे दिन हो तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तो बहुत से लोग सामने से हमारी तारीफ करते हैं, क्योंकि तब क्रेज और ग्लैमर होता है। इसलिए जब हमारा समय पूरा हो जाता है तो कोई नहीं सोचता। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के मिशन 2047 तक सभी के लिए बीमा को लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। भारत सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन वित्तीय समावेश पहल के अंतर्गत इस योजना के तहत देश भर के प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं को बीमा सखी के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण पहल पर प्रतिक्रिया में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीमा सखी योजना महिला उद्यमिता और वित्तीय आजादी का मजबूत माध्यम है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टि को साकार करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है। इसी के अनुसार बीमा सखी बनकर महिलाएं अब उद्यमिता एवं आय के नए अवसर पा रही हैं, जिससे SDG 5 जेंडर समानता के लक्ष्यों और लखपति दीदी मिशन को बल मिलेगा। 15 अगस्त तक 2 करोड़ बहनें लखपति होंगी। इस योजना के तहत देश के हर गांव में, हर घर में बीमा सुरक्षा पहुंचाने की तैयारी है। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। भारत सरकार की रणनीति ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर आपदा वाले क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों को वित्तीय झटकों से बचाने के लिए इसे लागू करने की है। शिवराज सिंह चौहान मानते हैं कि बीमा सखी केवल बीमा की एजेंट नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की अगुवा है। वे गांव-गांव में वित्तीय सुरक्षा की मशाल लेकर आगे बढ़ रही हैं, जिससे गांव आर्थिक रूप से संबल और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही रहे। केंद्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों और स्टेक होल्डरों संस्थाओं से अपील किया है कि वो इस पहल में सक्रियता से भागीदार बने और बीमा सखी योजना को हर गांव, हर घर तक पहुंचाने में सहयोग करें। शिवराज सिंह के मुताबिक बीमा सखी योजना एक परिवर्तनकारी आंदोलन है, जिससे भारत को लचीला, समावेशी और बीमाकृत राष्ट्र बनाना संभव है। यही पहल हमारी ग्रामीण माताओं बहनों की आर्थिक सुरक्षा और समग्र विकास के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और जैव विविधता को संरक्षित करने के 2 महत्वपूर्ण प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि ये मिशन आने वाली पीढ़ियों को भारत की आत्मा से जोड़ने का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे देश में प्रयास किए जाएंगे। इससे हमारा प्राचीन ज्ञान केवल किताबों या दीवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नई पीढ़ी की सोच का हिस्सा बनेगा। पीएम ने आगे कहा कि इस विचार से प्रेरित होकर इसमें सरकार ने साल के बजट में ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस मिशन के अंतर्गत देश भर में बिखरी प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके बाद एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी तैयार की गई, जहां भारत ही नहीं, दुनिया भर के छात्र और शोधकर्ता भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस पहल में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की।
पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो माई गाँव या संस्कृति मंत्रालय से संपर्क करें, क्योंकि ये सिर्फ पांडुलिपियां नहीं है, ये भारत की आत्मा के वे अध्याय हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। असम के प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने एक अनूठे प्रयास की सराहना की। उन्होंने बताया कि काजीरंगा, जो आमतौर पर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वहां पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस यानी ग्रास भूमि पक्षी गणना की गई है। उन्होंने कहा कि आपको ये जानकर खुशी होगी इस गणना में 40 से अधिक पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है, जिसमें कई दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं। ये सब संभव हुआ तकनीक की मदद से। टीम ने साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए और फिर उन ध्वनियों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए कंप्यूटर पर एनालाइज किया। इस प्रक्रिया में पक्षियों को बिना परेशान किए केवल उनकी आवाज से ही पहचान लिया गया। ये उदाहरण दिखाता है कि जब टेक्नोलॉजी और संवेदनशीलता मिलती है तो प्रकृति को समझना और भी आसान हो जाता है। शुभांशु शुक्ला की वापसी गर्व का क्षण। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी को गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों में भी विज्ञान अंतरिक्ष को लेकर एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में, चाहे वो खेल हो, विज्ञान हो या संस्कृति, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। हाल ही में अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी पर देश में खूब चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु शुक्ला सकुशल धरती पर उतरे, लोग खुशी से उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पूरा देश गर्व से भर गया। मुझे याद है जब अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी तो देश में एक नया माहौल बना था। बच्चों में भी विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर एक नई जिज्ञासा पैदा हुई थी। छोटे छोटे बच्चे अब कहते हैं कि हम भी अंतरिक्ष जाएंगे, चांद पर उतरेंगे और हम अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में ही 200 से ज्यादा स्टार्टअप इंस्पायर मानक योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस अभियान का नाम तो सुना ही होगा। ये बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया विचार लेकर आता है। अब तक लाखों बच्चे इससे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद इसकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में अंतरिक्ष स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले 50 से भी कम स्टार्टअप थे। आज सिर्फ अंतरिक्ष क्षेत्र में ही 200 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। आप इसे कैसे मनाएंगे? क्या आपके पास कोई नया आइडिया है? अगर है तो मुझे नमो ऐप पर संदेश जरूर भेजें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में पदक जीते। देवेश पंकज, संदीप कुची, देवदत्त प्रियदर्शी और उज्जवल केसरी ने देश का नाम रोशन किया। गणित की दुनिया में भी भारत ने अपनी छवि मजबूत की है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में हमारे छात्रों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। उन्होंने आगे कहा कि अगले महीने मुंबई में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र हिस्सा लेंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। अब तक का ये सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। पूर्वी कांगो के कोमांड में आतंकी हमले की खबरें हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को पूर्वी कांगो के कोमांडा में इस्लामिक स्टेट समर्थित आतंकवादियों ने एक चर्च को निशाना बनाया है। हमले में 35 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। ये मामला एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स एडीएफ के आतंकवादियों ने रात करीब 1 बजे किया है और उन्होंने एक कैथोलिक चर्च परिसर को निशाना बनाया। आईएसआईएस से जुड़ा समूह। कोमांडा में एक नागरिक समाज समन्वयक ड्यूडोने दुर्तनबो ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया 30 से ज्यादा लोगों को अंदर और बाहर गोली मार दी गई और हमने कम से कम 3 जले हुए शव और कई घरों को जलते हुए देखा है, लेकिन तलाश जारी है। कोमांडा के इतुरी प्रांत में कांगो सेना ने एक प्रवक्ता ने 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। एडीएफ आईसीआईएस से जुड़ा एक विद्रोही समूह है जो युगांडा और डीआरसी के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय है। ये समूह नियमित तौर पर नागरिक आबादी पर हमले करते रहता है। कई घर और दुकानें भी जला दी गई और इस हमले के बाद कई लोग लापता हैं।
प्रार्थना सभा के दौरान हमला उस समय हुआ जब कैथोलिक ईसाई कैरिटास चैरिटी द्वारा संचालित चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे। कोमांडा में घटनास्थल पर मौजूद मानवाधिकार कार्यकर्ता क्रिस्टोफ मुनियोडोरो ने कहा, विद्रोहियों ने मुख्य रूप से उन ईसाइयों पर हमला किया जो कैथोलिक चर्च में रात बिता रहे थे। दुर्भाग्य से इन लोगों को कुल्हाड़ियों या गोलियों से मार दिया गया। डीआरसी के रेडियो ओकापी ने मृतकों की संख्या 43 बताई और इसके लिए एडीएफ को जिम्मेदार ठहराया। रेडियो ने कहा, एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान 20 से ज्यादा पीड़ितों को धारदार हथियारों से मार दिया गया। एक और शव के पास जले हुए घर पाए गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गाजा में अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया है। इजरायली मीडिया ने ये जानकारी दी। इजराइल के सरकारी टीवी चैनल कान न्यूज के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, विदेश मंत्री गिदोन सार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद गाजा की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये फैसला लिया। इससे पहले शनिवार को इजरायली रक्षा बलों ने एक बयान में कहा था कि गाजा में मानवीय सहायता की हवाई आपूर्ति देर रात फिर से शुरू हो जाएगी। इसी बीच फिलिस्तीनी सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार शाम को उत्तरी गाजा के कई इलाकों में मानवीय सहायता की हवाई डिलीवरी फिर से शुरू हुई। आईडीएफ ने खुद इसकी जानकारी टेलीग्राम पोस्ट के जरिए दी। रविवार की सुबह एक बयान में इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने कहा कि हवाई मार्ग से पहुंचाई गई सहायता में आटा, चीनी और डिब्बा बंद खाद्य सामग्री वाले 7 पैकेज शामिल हैं। आईडीएफ ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के चल रहे प्रयासों के तहत मानवीय सहायता हवाई मार्ग से पहुंचाई। ये घटनाक्रम मानवीय संगठनों की ओर से गाजा में भुखमरी की स्थिति बिगड़ने की चेतावनी के बीच हुआ है, जहां मार्च में इजराइल की ओर से सभी क्रॉसिंग बंद कर दिए जाने के बाद से आवश्यक वस्तुओं की पहुंच गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो गई है। हमास के काउंटर इंटेलिजेंस कमांडर को मार गिराया गया। शुक्रवार को आईडीएफ ने कहा कि उसने उत्तरी गाजा पट्टी में एक हमले में हमास के एक काउंटर इंटेलिजेंस कमांडर को मार गिराया है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि हमास के जनरल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में काउंटर इंटेलिजेंस निदेशालय के प्रमुख अमजद मोहम्मद हसन शायर की बुधवार को हत्या कर दी गई। इजरायली सेना के अनुसार निदेशालय जासूसी को विफल करने और वरिष्ठ हमास अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बयान में कहा गया कि गुरुवार को इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत ने किया था गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान। भारत ने गाजा में जारी मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि वहां संघर्ष विराम जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को हुई एक चर्चा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा था कि आज की बैठक गाजा में जारी मानवीय संकट की पृष्ठभूमि में हो रही है। हरीश ने कहा, शांति का कोई विकल्प नहीं है। संघर्ष विराम तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र व्यवहारिक रास्ता संवाद और कूटनीति है। इसके अलावा कोई उपाय या समाधान नहीं है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीजफायर को लेकर सहमति बन गई है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ऑफिस के एक्स अकाउंट ने जानकारी दी है कि थाई पक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति के युद्ध विराम के अनुरोध पर सहमति जताई है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़पें गुरुवार को शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के नेताओं से दोनों पड़ोसी देशों के मध्य बढ़ते तनाव के बीच बात की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट से थाईलैंड के साथ युद्ध रोकने के संबंध में बात की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथन विचाचियाई से भी बात की और युद्ध विराम तथा वर्तमान में जारी युद्ध को समाप्त करने का अनुरोध किया। ट्रंप ने विचाचियाई के साथ बातचीत को बहुत अच्छा बताया और कहा, कंबोडिया की तरह थाईलैंड भी तत्काल युद्ध विराम और शांति चाहता है। प्रधानमंत्री मानेट ने ट्रंप को बताया कि कंबोडिया दोनों सेनाओं के बीच तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम को तैयार है और उन्होंने 24 जुलाई को हुई एक पूर्व चर्चा के दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वर्तमान में आसियान के अध्यक्ष हैं, को इस स्थिति के अवगत करा दिया था।
सुबह 7 बजे तक जारी थी गोलीबारी। इससे पहले थाईलैंड की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा ने थाई सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि रविवार तड़के थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर गोलीबारी जारी रही। सिन्हुआ ने स्थानीय प्रसारक के हवाले से बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह 6:40 पर कंबोडियाई तोप के गोले सुरिन प्रांत के एक नागरिक के घर पर गिरे। स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे तक भारी हथियारों की आवाजें छिटपुट रूप से जा सकती थी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप से दोनों पक्षों की बातचीत के बाद दावा किया गया कि संघर्ष विराम पर बात सार्थक दिशा में आगे बढ़ गई है। शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लिया। इसी मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाले उत्तरी भारतीय टीम के यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 358 रन बनाए गए थे। पहली पारी में इंग्लैंड ने 10 विकेट पर 669 रन बनाए और 311 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त किया। इंग्लैंड अभी भी 5 मैचों की इस सीरीज में 1-2 से आगे है। मौजूदा सीरीज की आखिरी मुकाबला 31 जुलाई से द ओवल में खेला जाएगा। केएल और गिल ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। 5वें दिन भारत की दूसरी पार्टी 2 विकेट पर 174 के स्कोर से शुरू हुई। उस वक्त टीम इंडिया इंग्लैंड से 137 रन पीछे थी और क्रीज पर शुभमन गिल और केएल राहुल मौजूद थे। पहले सत्र में भारत को 188 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। बेन स्टोक्स के केएल राहुल को एलडीडब्ल्यू आउट किया। वह 230 गेंदों में 90 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए गिल के साथ 421 गेंदों में 188 रन की साझेदारी निभाई। इस तरह केएल राहुल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड में किसी भी भारतीय जोड़ी द्वारा एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड संजय बांगर और राहुल द्रविड़ 405 के नाम था, जो उन्होंने 2002 में लीड्स में बनाया था। गिल ने शतक के साथ की ब्रैडमैन की बराबरी। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर ने शुभमन गिल के साथ 34 रनों की साझेदारी निभाई। इस दौरान कप्तान गिल ने 238 गेंदों में 103 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्लों से 22 चौके निकले। गिल ने 228 गेंदों में मौजूद सीरीज में चौथा शतक पूरा किया। ये उनके टेस्ट करियर का 9वां सैकड़ा भी है। इसी के साथ गिल ने ब्रैडमैन की बराबरी कर ली। बतौर कप्तान किसी सीरीज में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड ब्रैडमैन के नाम दर्ज है। उन्होंने 1947 में भारत के खिलाफ 4 शतक जड़े थे। गिल को आर्चर ने विकेटकीपर जैसे स्मिथ के हाथों कैच कराया। सुंदर और जडेजा के बीच 200 प्लस रन की नाबाद साझेदारी। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को रविंद्र जडेजा का साथ मिला। दोनों ने आखिरी दम तक भारत की पारी को संभाला और न सिर्फ भारत पर मंडराए पारी से हार के संकट को टाला, बल्कि मैच ड्रॉ भी कराया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 334 गेंदों में 203 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। इस दौरान जडेजा ने 182 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक पूरा किया, जबकि सुंदर ने 206 गेंदों में अपना पहला शतक पूरा किया। दोनों क्रमशः 107 और 101 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले भारत की दूसरी पारी में झटकों के साथ शुरू हुई थी। क्रिस वोक्स ने पारी की शुरुआत के साथ यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया। दोनों बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। भारत की दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 2 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स को 1-1 सफलता मिली। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन और व्यवसायी कबीर वाहिया पिछले कुछ समय से डेटिंग की अफवाहों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। आज कृति के 35वें जन्मदिन पर कबीर ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खास तस्वीर शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है। कबीर का पोस्ट। आज रविवार को कबीर वाहिया ने अपनी कथित प्रेमिका कृति सेनन के साथ एक अनदेखी सेल्फी शेयर की है। इस खूबसूरत तस्वीर के साथ उन्होंने लाल दिल इमोजी के साथ लिखा हैप्पी बर्थडे के। तस्वीर में कृति सफेद ड्रेस और स्टाइलिश लाल चश्मे में बहुत खूबसूरत दिख रही है। साथ ही कबीर गुलाबी शर्ट और ब्लैक चश्मे में उनके बगल में मुस्कुराते सेल्फी खींच रहे हैं। कबीर वाहिया कौन है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कबीर वाहिया ब्रिटेन में रहने वाले एक व्यवसायी हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई की। वे एक अमीर परिवार से हैं और वर्ल्ड वाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के संस्थापक हैं।
वो ब्रिटेन के ट्रैवल एजेंसी साउथहोल ट्रैवल के मालिक कुलजिंदर वाहिया के बेटे हैं। कबीर क्रिकेटर MS धोनी के भी करीबी दोस्त हैं। कृति का वर्क फ्रंट। कृति सेनन की अगली फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन आनंद L रॉय ने किया है। इस फिल्म में कृति के साथ साउथ एक्टर धनुष मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृति निर्देशक फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 में रणवीर सिंह के साथ नजर आ सकती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी और Amazon Fire TV सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।